चलिए भाई, नमस्कार सभी दोस्तों को। आज स्टार्ट करते हैं हम अपने नेशनल इनकम का सेकंड लेक्चर, जो कि आज हम पढ़ने जा रहे हैं मेरे प्यारे बच्चों। रियल फ्लो और मॉनेटरी फ्लो के बीच में डिफरेंस। लास्ट क्लास में हमने अपने स्टॉक और फ्लो के डिफरेंस को पढ़ा था। आज हमें पढ़ना है यहाँ पे रियल फ्लो और मॉनेटरी फ्लो को। देखो भाई, लास्ट क्लास का एक बार हल्का सा रिवाइज कर लेंगे। स्टॉक और फ्लो से ही नया टॉपिक हमारा निकल के आता है, जिसे हम कहते हैं भाई रियल फ्लो और मॉनेटरी फ्लो। देखो जी, स्टॉक जब किसी भी वैल्यू को आप मेजर करते हो एक पॉइंट ऑफ टाइम पे, तो इससे हम कहते थे भैया स्टॉक। लेकिन जब उसका एक पीरियड ऑफ टाइम हो जाता है तो उसे हम बोलते हैं फ्लो। तो अब हमें इस फ्लो को ही आगे दो टाइप से पढ़ना है बच्चों। फ्लो के दो आगे पार्ट्स होते हैं, जिसको हम नाम देते हैं रियल फ्लो और मॉनेटरी फ्लो। तो बड़े ध्यान से समझेंगे भाई। फ्लो का मतलब है भैया एक जगह से दूसरी जगह चीजें फ्लो हो रही हैं। तो जब बच्चों हमारी इकोनॉमी में एक सेक्टर से दूसरे सेक्टर में गुड्स एंड सर्विसेज का फ्लो हो, तो उसे हम कहते हैं रियल फ्लो। ध्यान से समझना, रियल फ्लो का एक और नाम होता है एक्चुअल फ्लो। जब हमारी इकोनॉमी में एक सेक्टर से दूसरे सेक्टर में गुड्स एंड सर्विसेज फ्लो करती हैं। दो सेक्टर हैं बच्चों आपकी इकोनॉमी में, जरा ध्यान से समझेंगे इन दोनों सेक्टर्स को। एक है आपका हाउस होल्ड और दूसरा है प्रोड्यूसिंग। बोलो या प्रोड्यूसिंग सेक्टर बोलो या फर्म बोलो, एक ही बात है, ठीक है। दो सेक्टर है आपकी इकोनॉमी में, होते चार हैं, लेकिन हमारे सिलेबस में जो हमें पढ़ने हैं वो दो हैं। मैं आपको चारों समझाऊंगा अभी आगे, लेकिन अभी आप इन दो के बारे में समझिए कि किस तरह से हाउस होल्ड और फर्म से एक दूसरे के पास गुड्स एंड सर्विसेज फ्लो करती हैं। तो देखो भाई, सबसे पहले अगर हम बोलें कि फर्म में प्रोडक्शन होता है, तो इस फर्म में प्रोडक्शन के लिए हमें प्रोडक्शन के फैक्टर की जरूरत पड़ती है। देखो भाई, प्रोडक्शन के फैक्टर्स क्या होते हैं जरा समझिए। प्रोडक्शन के फैक्टर्स, या हम इसे बोलें फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, आपकी फर्म में प्रोडक्शन होता है गुड्स एंड सर्विसेज का। इन गुड्स एंड सर्विसेज के लिए आपको फैक्टर्स की जरूरत होती है, जिसमें आप इंक्लूड करते हो लैंड, लेबर, कैपिटल और ऑन्टरप्रेन्योर। ऑन्टरप्रेन्योर भी बोलते हैं इसको, ठीक है भाई। चार फैक्टर्स होते हैं, जरा ध्यान से एक एक करके समझेंगे इनके बारे में। देखो भाई, लैंड, लेबर, कैपिटल और ऑन्टरप्रेन्योर। मान लो मेरी एक प्रोड्यूसिंग यूनिट है, मैं एक ट्यूशन सेंटर चला रहा हूं। तो इस ट्यूशन सेंटर को चलाने के लिए सबसे पहले मुझे एक लैंड की जरूरत पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी, कि जहां पे मैं बैठ करके बच्चों को पढ़ा सकूं। तो प्रोडक्शन के सबसे पहला फैक्टर जो हमें चाहिए होता है वो होता है लैंड। फिर इसके बाद हमें चाहिए होते हैं भैया लेबर। जो टीचर्स हैं वो मेरे लिए लेबर का काम करेंगे, यहाँ पे वो प्रोडक्शन करेंगे। लेबर चाहिए दूसरी चीज। तीसरी चीज चाहिए जी कैपिटल। कैपिटल का मतलब आप दो टर्म्स में समझ सकते हैं यहाँ पे, या तो कैपिटल को पैसा भी बोल सकते हैं, या आप उस पैसे से खरीदी हुई जो चीज है। जैसे हमें ट्यूशन सेंटर में बोर्ड चाहिए, हमें चेयर चाहिए, हमें मार्कर्स चाहिए, पूरा सेटअप चाहिए होता है भाई, हमें पूरा कैपिटल चाहिए, हमें इसके लिए पैसा चाहिए। तो ये तीसरा फैक्टर है। और चौथा है एंटरप्रेन्योर। एंटरप्रेन्योर होता है बच्चों आपका रिस्क टेकर। वो पर्सन जो आपकी इकोनॉमी में ये रिस्क लेने की कोशिश करता है, उसे हम कहते हैं एंटरप्रेन्योर। देखो भाई, प्रोडक्शन की यूनिट खोलने के लिए हर कोई, देखो इकोनॉमी में प्रोडक्शन की अपनी पर्सनल यूनिट नहीं खोल सकता। ये एक रिस्क का काम होता है, क्योंकि आपने देखा होगा कई लोग बिजनेस करते हैं, क्या सबके बिजनेस सक्सेसफुल होते हैं? बिल्कुल नहीं। तो ये रिस्क लेना हर किसी की बस की बात नहीं होती। तो फोर्थ फैक्टर जो होता है प्रोडक्शन का, उसे हम कहते हैं एंटरप्रेन्योर। तो ये चार फैक्टर जब तक नहीं होंगे तब तक आप प्रोडक्शन नहीं कर सकते। तो ये चारों जो फैक्टर हैं वो हमें फर्म में मिलते कहां से हैं? ये चारों फैक्टर मिलते हैं हमें बच्चों हाउस होल्ड से। कैसे? समझो इस चीज को।
देखो जी, लैंड है, ये किसी की अपनी जमीन होगी, वो रेंट पे देता है, तो एक तरह से वो पर्सन, जैसे अभी भाई ने पूछा था, दक्ष भाई ने, कि अगर किसी के पास अपने रहने के लिए जमीन है, वो एक प्लॉट और बना रहा है और उसको किराए पे चढ़ा दे रहा है, तो वो उसकी इन्वेस्टमेंट हुई। इतनी बात आपको यहां से समझ आएगी थी। तो ये डायरेक्टली इनडायरेक्टली किसने बनाया था? ये हाउस होल्ड ने बनाया था कि नहीं बनाया था? वो घर रेंट पे देने के पर्पज से। तो भाई लैंड जो है वो भी हाउस होल्ड से मिलता है। मैं आपको पढ़ाने आ रहा हूं सेंटर में, तो मैं अपने घर से ही तो आता हूं, तो वो भी कहां से मिलता है हमें फैक्टर? हाउस होल्ड से। कोई भी पैसा लगाता है तो अपने घर से ही लगाता है, वो भी कहां से आता है? हाउस होल्ड से। और एंटरप्रेन्योर भी कहां से आएगा भाई? हाउस होल्ड से। तो ये जो चारों फैक्टर्स हैं, इन्हें हम कहते हैं फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। याद रखेंगे नाम चारों का, लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर। क्लियर? इन चारों फैक्टर्स को हम रिसीव करते हैं हाउस होल्ड से, और ये चारों फैक्टर्स मिल करके प्रोडक्शन करते हैं फर्म में। और फर्म में ये प्रोडक्शन करते हैं किस चीज का? ये प्रोडक्शन करते हैं बच्चों फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज का। जितनी भी गुड्स एंड सर्विसेज है, मैं आपको एक सर्विस दे रहा हूं कि नहीं दे रहा? तो ये मेरे लिए एक प्रोडक्शन यूनिट है, जहां पे मैं बैठा हूं। यहां से मैं आप लोगों को एक सर्विस प्रोवाइड कर रहा हूं। आप सब अपने अपने घरों में, हाउस होल्ड में बैठे हुए हो, और आप सबको एक सर्विस मिल रही है, और ये सर्विस मिल रही है आपको फर्म से। क्लियर है सबको? जल्दी से एक बार थंब, हाथ हैंड रेस कर लो भैया अपना, या थंब दिखा दो अगर समझ सर में आ गया हो। हाँ जी। सर अगर कोई ऐसी फर्म हो जो इंटरमीडिएट गुड्स और सर्विसेज बनाती है, मतलब फाइनल ना बनाती हो, हम्म। इंटरमीडिएट बनाती हो, तो उसको काउंट करेगी इसमें? देखो जी, हमें प्रोडक्शन से मतलब है। किससे मतलब है? प्रोडक्शन तो वो प्रोडक्शन होता कहाँ पे है? फर्म फर्म में ही में। तो होता है। क्लियर? तो सर मतलब चाहे इंटरमीडिएट हो चाहे फाइनल हो, दोनों हाँ। इंक्लूड हो? हाँ, लेकिन फर्म से जब भी कोई चीज निकलती है ना, देख, इंटरमीडिएट गुड कभी हाउस होल्ड के पास थोड़ी आएगी यार। इंटरमीडिएट गुड निकल करके दोबारा जाएगी किसके पास? फर्म के पास ही जाएगी। भाई खेत बिल्कुल से सर। गन्ना निकला, गन्ने से जूस निकाल करके जो जूस पहुंचा वो फैक्ट्री में तो पहुंचा, हमारे पास तो चीनी आएगी ना। बिल्कुल सर। तो फिर हाउस होल्ड को तो फाइनल गुड्स मिलती है हमेशा। क्लियर? तो सर वो तो मतलब समझ में आ गया, लेकिन जो जैसे दो फर्म होगी, एक तो मान लो कि शुगर केन से जो मतलब वो है शुगर केन का जूस निकाल रही है, और एक तो शुगर केन से जो हाँ, वो शुगर फर्म बना से रही है। फर्म में काम हो रहा है। कहाँ पे काम हो रहा है वो? फर्म फर्म से से फर्म। फर्म में काम हो रहा है, हाउस होल्ड पे थोड़ी आ रहा हो। ठीक है सर। ठीक है। और किसी का कोई डाउट है तो भाई पूछ लो जल्दी से। सुहानी जी काफी लेट ज्वाइन हो रही है। दोबारा शेयर करनी पड़ेगी क्या भाई स्क्रीन? सुहानी जी, आपको स्क्रीन दिख रही है अब? हाँ सर, दिख रही है। चलो जी, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। तो हमने भैया चार फैक्टर्स देखे प्रोडक्शन के, जो चारों फैक्टर्स कहां से आते हैं? हाउस होल्ड से फर्म में आते हैं। और इन चारों फैक्टर्स से हमें क्या मिलती हैं? फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज मिलती है। तो एक बार मैं थोड़ा सा साफ साफ से बना देता हूं, आपको ये अपनी कॉपी में ड्रॉ करना होगा, क्योंकि भाई जब आप नोट्स बनाओगे तो नोट्स में आपको ये चीज तो मिलेगी नहीं, तो ये आपको अभी एक रफ कॉपी में आप ड्रॉ कर लो सारी चीजें। ठीक है भाई? हाउस होल्ड, और यहाँ पे हम लिख देते हैं फर्म। ठीक है भाई? यहां से चार चीजें जाएंगी, जिसे हम कहते हैं फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। प्रोडक्शन चार फैक्टर्स हैं: लैंड, लेबर, कैपिटल और आपका एंटरप्रेन्योर। ये चार फैक्टर्स गए फर्म में, और फर्म ने यहां से हमारे लिए प्रोड्यूस करके दिया क्या? फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। जल्दी से ये बना लो भाई, तब मैं आपको अगले उस पर ले चलता हूं। जल्दी से बना लो बच्चों, और बता दो
स्टार्ट, आगे पढ़े। भैया फ्राइडे को क्लास कब होएगी? फ्राइडे पे क्यों जा रहा है? अभी क्या है आज? आज थर्सडे, मंडे, वेडनेसडे, सॉरी। फ्राइडे को क्लास कब रखें भाई? भैया वही टाइम पे रखो ना जो पहले थे। अच्छा 12 बजे सही है भैया। 12 बजे सही है। 12 बजे वाले जल्दी से एक बार कमेंट में बता दो भाई, 12 बजे सही है या गलत है। जल्दी से कमेंट कर दो एक बार। सर 12 बजे के अलावा और कौन सी टाइमिंग है? 12 बजे के अलावा तो मेरे पे ऐसी कोई टाइमिंग है नहीं, जो आप डिस्कस करोगे भैया वही टाइमिंग रखी जाएगी। 12 बजे क्या दिक्कत है साक्षी जी? और बताओ भाई, जिसको कोई दिक्कत है वो दिक्कत अभी बता दो, बाद में मेरे को मत मैसेज किया करो पर्सनल में कि भाई हमें ये दिक्कत है वो दिक्कत है। अभी बता दो सबके सामने, फैसला सबके सामने होगा अदालत में। दूसरी क्लास होती है हिमानी पांडे जी की 12 बजे, सही है हर्षित जी। मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं। तो हिमानी जी की दूसरी क्लास होती है। एक बजे, 1 बजे क्या दिक्कत है किसी को? हाँ भैया अकाउंट्स की क्लास होती है। अच्छा, और इस 7 बजे किसकी क्या दिक्कत है? 7 बजे इस टाइम पे क्या दिक्कत है मोहित जी आपको? मन नहीं करता भैया इस समय लेने का क्लास। हाँ तो वो तो फिर अलग बात है भाई, ठीक है। भैया क्योंकि अभी क्लास हो रही होती है ना मैथ्स की थोड़ी देर पहले। थोड़ी देर पहले भी क्लास होती है, थोड़ी देर बाद भी क्लास होती है। कितनी क्लास लेते हैं भाई मैथ्स वाले सर? उनकी अनुराग भैया, रोज होती है ना क्लास भैया। अनुराग भैया पे ही पढ़ रहा है ना? हाँ भैया रोज होती है उनकी क्लास। अबे तो और उनका पता नहीं है, कभी 1.5 घंटे की हो जाती है, कभी 7 तक हो जाएगी पूरे। इस बार चलो यार देखेंगे, अभी मेरी क्लास यहाँ पे रिकॉर्डिंग खराब मत करवाओ, बाद में देखता हूँ उसको। ध्यान से समझो भाई, रियल फ्लो के बाद आता है अगला फ्लो, मॉनेटरी फ्लो। देखो भाई, जब आपकी इकोनॉमी में दो सेक्टर्स के बीच में मनी का फ्लो हो, उसे हम मॉनेटरी फ्लो कहते हैं। जरा ध्यान से समझेंगे बच्चों। देखो हमने हाउस होल्ड से फर्म में गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड करी उनको फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के तौर पे। अब फर्म की ये जिम्मेदारी बनती है कि नहीं बनती कि इनको ये पेमेंट करवाए, पेमेंट ऑफ फैक्टर्स प्रोडक्शन बोलो या फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन बोलो, ठीक है भाई। देखो कैसे पेमेंट होती है, जरा ध्यान से समझना। हमने देखा 4 फैक्टर्स गए हाउस होल्ड से फर्म में, लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर। लैंड के बदले हम जो पे करते हैं बच्चों, उसे हम कहते हैं रेंट। क्या पे करते हैं हम? रेंट। लेबर के बदले हम देते हैं उसकी वेजेस, की दिहाड़ी मजदूरी जो भी है उसकी, वो हमने उसको पे कर दिया। कैपिटल के बदले हम देते हैं जी अपना इंटरेस्ट। यार देखो, हमने इन चीजें इन्वेस्टमेंट करी तो या तो अपने पैसे लगाएंगे या हम उधार लेके पैसा लेते हैं, तो उस पे हमें इंटरेस्ट पे करना पड़ता है। और लास्ट होता है एंटरप्रेन्योर, जिसे हम कहते हैं रिस्क टेकर, यानी ये बिजनेस करने का रिस्क लेता है और रिस्क के बदले मिलता है क्या? प्रॉफिट। अब कुछ बच्चे बोलते हैं भैया लॉस भी तो मिलता है। तो भाई एक प्रोड्यूसर कभी भी प्रोडक्शन लॉस के मोटिव से तो नहीं करता ना। उसका मेन मोटिव क्या होता है कि मैं अगर यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर रहा हूं तो मुझे उससे प्रॉफिट हो। कोई ये नहीं सोचता कि आज मैं बिजनेस लगा रहा हूं सुबह और शाम तक मेरा बिजनेस डूब जाए, ठीक है। ये 4 फैक्टर्स के बदले हमने उनकी पेमेंट कर दी। अब हाउस होल्ड के पास पैसा आ गया। अब जब हाउस होल्ड के पास पैसा आ जाएगा तो हाउस होल्ड ने भी तो फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज ली थी, तो ये इसको पेमेंट करता है कंजप्शन एक्सपेंडिचर ऑन फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। यानी जो आपकी फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज करी थी आपने, उनका कंजप्शन किया था, तो उस पे आपको एक्सपेंडिचर करना होता है, ठीक है भाई। कंजप्शन एक्सपेंडिचर ऑन फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। तो सिंपल सी चीज है, अगर आप गुड्स एंड सर्विसेज लोगे तो आपको उसके बदले पैसा पे करना पड़ेगा। अब छोटा सा एग्जांपल से समझो भाई कि देखो आपके पेरेंट्स कोई ना कोई काम कर रहे हैं, वो जाते हैं फर्म में काम करने के लिए। अब जब फर्म में काम करते हैं तो हम इन्हें कहते हैं फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। उसके बदले फर्म उनको क्या देती है? रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट या प्रॉफिट के तौर पे उनको रिवॉर्ड्स मिलते हैं।
अब हाउस होल्ड के पास जब पैसा आ जाएगा तो मान लो आप ही उनके जो बच्चे हो वो कंजप्शन कर रहे हो फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज फर्म की, तो उसके बदले आपके पेरेंट्स को कंजप्शन एक्सपेंडिचर करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? जो आपने फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज कंज्यूम की है उसके बदले पैसा खर्च करना पड़ेगा। तो इसे हम कहते हैं हाउस होल्ड से फर्म में आपका ये चला गया। क्लियर? तो जब आपकी इकोनॉमी में देखो यहाँ ऊपर भी पैसा है नीचे भी पैसा है, जब मनी का फ्लो हो तो इसे हम कहते हैं मॉनेटरी फ्लो। इट इज द फ्लो ऑफ मनी बिटवीन फर्म्स एंड हाउस होल्ड। क्लियर? समझ आता है सबको? किसी का कोई डाउट नहीं है इसका मतलब? चलो भाई देखो भाई, सेकंड पॉइंट है इस एक्चुअल फ्लो मूव्स अकॉर्डिंग टू क्लॉकवाइज। ये क्लॉकवाइज चलता है भाई। देखो हाउस होल्ड से सबसे पहले चीज जाएंगी फर्म में और फर्म से फिर वापस आएंगी कहाँ? हाउस होल्ड में। तो जिसको भी आप इन दोनों में से अगर क्या पता आप भाई हाउस फर्म को इधर लिख रहे हो और हाउस होल्ड को इधर लिख रहे हो तो फिर वो एंटी क्लॉकवाइज बन जाएगा। तो जिसको भी आप क्लॉकवाइज बताओगे उसके उल्टे जो दूसरी साइड है उसको एंटी क्लॉकवाइज दिखाना पड़ेगा भाई। अगर आपने ऐसा नहीं बनाया फर्म को इधर रखा तो ये उल्टा हो जाएगा सिस्टम, तो यहाँ पे फिर एंटी क्लॉकवाइज लिखना पड़ेगा। तो जिसको भी आप क्लॉकवाइज लिखोगे बनाओगे तो उसके अपोजिट वाले को एंटी क्लॉकवाइज बताना पड़ेगा। ठीक है भाई? तो 3 डिफरेंस है इसमें, पहला डेफिनेशन का, दूसरा क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, और तीसरा ये डायग्राम आपको बना करके दिखाना होता है जिससे हम कहते हैं भाई रियल फ्लो और मॉनेटरी फ्लो। दोनों में डिफरेंस समझ आता है तो भाई हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर। जल्दी से एक बार हाँ या ना में जवाब दे दीजिए। हाँ या ना में जवाब दे दीजिए, एक बार बता दीजिए, कोई प्रॉब्लम है तो। सर एक बार रिपीट कर दो। जब आपकी इकोनॉमी में गुड्स एंड सर्विसेज का फ्लो हो तो वो रियल फ्लो है, और जब आपकी इकोनॉमी में मनी का फ्लो हो तो उसे हम मॉनेटरी फ्लो कहते हैं। फ्लो होता है 2 सेक्टर्स के बीच में, हाउस होल्ड और फर्म के बीच में। हाउस होल्ड से जाते हैं फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन जिनकी मदद से फर्म में प्रोडक्शन पॉसिबल हो पाता है, और ऐसे होते हैं 4 फैक्टर्स, लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर। क्लियर? ये चारों फैक्टर्स फर्म में जाके प्रोडक्शन करते हैं जिसे हम कहते हैं फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। ये हुआ हमारा रियल फ्लो। अब जब हम फर्म में जाएंगे, मेहनत मजदूरी करेंगे तो इसके बदले हमें कुछ रिवॉर्ड मिलेगा। तो हमें लैंड के बदले रेंट मिलता है, लेबर के बदले वेजेस मिलती है, कैपिटल के बदले इंटरेस्ट, और एंटरप्रेन्योर को मिलता है प्रॉफिट। ये चारों चीजें मिली हमें हाउस होल्ड को। अब जब हाउस होल्ड पे पैसा आएगा तो उसने जो फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज ली थी उसके बदले उसको क्या करना पड़ता है? अपना कंजप्शन एक्सपेंडिचर। तो यहां पे हो रहा है मनी का फ्लो, यहां पे हो रहा है गुड्स एंड सर्विसेज का फ्लो। क्लियर? जी सर। चलो भाई अगले टॉपिक पे चलते हैं हम अपने। अगला टॉपिक है जी हमारा एक्सप्लेन द सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। इनकम का सर्कुलर फ्लो बताना है हमें यहाँ पे। ध्यान से समझना जी, अभी जो चीज हमने ऊपर पढ़ी है सेम वही चीज हमें नीचे पढ़नी है, लेकिन हम जिसके लिए हमने 2 अलग अलग डायग्राम बनाए थे अब उसमें उसे हमें एक ही डायग्राम में यहाँ पे बताना है। क्लियर? हाउस होल्ड, फर्म, ये ऊपर वाला डायग्राम बना लिया था बच्चों आपने? ये अगर नहीं बनाया है तो जल्दी से बना लीजिए, जल्दी से। तो स्क्रीनशॉट ले लिया है। स्क्रीनशॉट ले ली है तो भाई हाँ बहुत बढ़िया बात, स्क्रीनशॉट ले लो, बाद में बनाते रहना। ठीक है भाई? तुम भी ले लो भाई स्क्रीनशॉट, बाकी सारे बंधु ले लिया, ले लिए हैं। स्क्रीनशॉट लेने में तो एक्सपर्ट है हर्षित जी। देखो भाई अभी जो चीजें हमने अलग अलग बनाई थी अब उसे हमें एक में दिखाना है। ये हमारे गए फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। तो प्रोडक्शन के कितने फैक्टर हैं हर्षित जी जल्दी बताइए। हर्षित जी जल्दी से फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन बताइए, मैंने कितने फैक्टर्स बताए हैं प्रोडक्शन के? भैया बताओ भैया। फ्लो के हैं? नहीं, जो हाउस होल्ड से फर्म में जाते हैं ना फैक्टर्स, उन फैक्टर्स की बात हो रही है, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। लैंड, लेबर और कैपिटल। अच्छा कहाँ से देख रहे हो? देख नहीं रहा। अच्छा खुद से बता रहे हो? हाँ। अच्छा ये 4 फैक्टर्स जाते हैं भाई
हाउस होल्ड से फर्म में। तो फर्म में जाकर के चारों प्रोडक्शन करते हैं। तो किस चीज का प्रोडक्शन करते हैं हिमानी? ये हेलो हिमानी जी। Final goods and services. फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। क्लियर? ये चारों फैक्टर मिलकर के यहाँ पे फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन करते हैं। अब जब फर्म जो है फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के बदले उनकी क्या करती है? पेमेंट करती है। एरो सही से दिखाना भाई, किधर को जा रहे हैं ये एरो? ठीक है भाई। पेमेंट ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। तो भाई प्रोडक्शन के 4 फैक्टर्स हैं, जिसमें लैंड के बदले देते हैं वो रेंट, लेबर के बदले वो देते हैं वेजेस, कैपिटल के बदले मिलता है उनको इंटरेस्ट, और एंटरप्रेन्योर को मिलता है प्रॉफिट। ये 4 फैक्टर्स कहां जाते हैं? हाउस होल्ड के पास जाते हैं। क्लियर? अब जब हाउस होल्ड के पास पैसा आ जाता है तो वो इसका क्या करता है भाई? वो इससे करता है पेमेंट। किसकी? तो फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर भी लिख सकते हो आप। यहाँ पे आप छोटा सा लिखना है तो फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर लिख लो, ज्यादा लंबा लिखने की जरूरत ही नहीं है, हमारा काम इतने में हो जाएगा। क्योंकि भैया हमने फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज जो कंज्यूम करी हैं उसको आपको एक्सपेंडिचर करना पड़ता है। जो चीजें मैंने अभी आपको अलग अलग दिखाई थी वो अब मैंने मर्ज कर दी एक साथ, और इसी टॉपिक को हम कहते हैं सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। 3 नंबर में आ जाएगा भाई, इनकम का सर्कुलर फ्लो बताइए। आय का चक्रीय प्रवाह, यानी किस तरह से इनकम सर्कुलेट होती है आपकी मार्केट में। क्लियर? तो भाई in an economy production is done with the help of means of production. A returns of production is distributed in the form of profit, rent, interest and wages. Therefore production yields income and people spend this income to satisfy their direct needs. The firm also spend his income on raw materials, manures, etc. for reproduction. This process continue in the economy, hence it is called the circular flow of income. We can show it with the help of a diagram. तो ये आपका डायग्राम है। 3 नंबर में आपको ये डेफिनेशन और ये डायग्राम लिखनी है भाई, आपका काम पूरा हो जाएगा। सर्कुलर फ्लो का इनकम सिंपल सा टॉपिक है। जो चीजें आपने रियल फ्लो और मनी फ्लो में अलग अलग पढ़ी हैं उन दोनों को एक साथ मर्ज कर दो तो आपका एक नया टॉपिक बन जाता है। इसे हम कहते हैं सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। क्लियर? जल्दी से हाँ या ना में जवाब दीजिए कि समझ आया। यस। सर ये डायग्राम दोबारा एक्सप्लेन कर दीजिए। इस डायग्राम में कुछ भी नहीं है साक्षी, ऐसा एक्सप्लेन करने के लिए दोबारा बताइए क्या एक्सप्लेन करूं मैं इसमें? आप कौन सा चीज आपको नहीं समझ आया? मैं इसको 2 बार एक्सप्लेन कर चुका हूं। जल्दी से बताइए क्या एक्सप्लेन करूं मैं इसमें? तो ये लास्ट वाली लाइन जो आपने बोली थी। ये फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर। यस सर। फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर क्या होता है साक्षी? आप कोई चीज कंज्यूम कर रहे हो तो उस पर पैसा जो एक्सपेंड कर रहे हो, आप ट्यूशन पढ़ रहे हो, फाइनल कंजप्शन हुआ। यस सर। तो उस पे जो आपने पैसा खर्च किया था वो फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर है। क्या है इसमें बताओ समझाने लायक? ओके सर। और किसी का कोई डाउट है सर? भाई तो जल्दी बताओ। हाँ जी। सर मेरे को ये पूछना था कि जो ये रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट और प्रॉफिट है, हाँ जी। जो मतलब जो इनकी अमाउंट होगी, इन चारों को मिला के हमारी टोटल इनकम आएगी जितनी जनरेट हुई है। ये अभी आपको नहीं समझना है, इसके लिए पूरी नेशनल इनकम बची है। जितनी चीज मैं अभी समझा रहा हूँ वो चीज समझिए। आप सही कह रहे हो बिल्कुल, आपने आगे पढ़ रखा होगा, लेकिन अभी ये बच्चे जो हैं सारे एक बराबर नहीं है ना भाई। तो जो चीज मैं समझा रहा हूँ अभी सिर्फ वो समझने की कोशिश करो कि हाउस होल्ड से फर्म में चीजें गई हैं तो उसके बदले उनको जो रिवॉर्ड्स मिलता है उसे हम रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट और प्रॉफिट कहते हैं। ठीक है? तो आपको सर वो हाँ मैंने बोल। पढ़ा नहीं आगे, क्योंकि ये वाली लाइन लिख रखी थी ना पैराग्राफ में कि दी फर्म आल्सो स्पेंड्स दिस इनकम और रॉ मटेरियल्स, मैन्योर हाँ एक्सेट्रा। तो ऑब्वियस सी बात है, तो जब ये जो रेंट मिल रहा है वो किसी की इनकम ही बनेगी। मैं वेजेस कमाऊंगा, फीस लूंगा आपसे तो वो मेरी इनकम ही बनेगी। क्लियर? तो ये वाली चीज वैसे आगे आएगी सर? हाँ ये तो पूरा बुक ही यही इसी के ऊपर बेस्ड है भाई। ये
अभी धीरे धीरे देखो तो सही, अभी जब न्यूमेरिकल्स पे जाएंगे हम तो एक एक करके चीजों को समझेंगे। अभी हम कॉन्सेप्ट्स क्लियर कर रहे हैं कि जो आगे आने वाले चीजें हैं ना हमारे लिए न्यूमेरिकल्स में, 6 नंबर का न्यूमेरिकल बनता है भाई इस चैप्टर से, बहुत इंपॉर्टेंट। और उस टॉपिक को समझने के लिए हमें जो बेस की जरूरत होती है वो बेस अभी मैं आपको बना करके दे रहा हूं। अभी छोटी छोटी चीजें आप समझ रहे हो, ठीक है, कि क्या होता है हाउस होल्ड, क्या होती है फर्म, ये सारी चीजें अभी आपको समझाई जा रही है। ठीक है सर, वो मैं लाइन पढ़ के कंफ्यूज हो गया था तो। चलो कोई नहीं, ठीक है। और किसी का कोई हाँ जी डाउट है तो भाई बताओ। नहीं है, आगे बढ़े। चलो भाई आगे चलते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा सबने। अगला टॉपिक है जी, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कभी से पूछ लेता है बहुत, कि लीकेजेस और इंजेक्शंस में क्या डिफरेंस है। देखो भाई, लीकेजेस और इंजेक्शन, नाम से ही पता चल रहा है कि लीकेजेस का मतलब कमी आ रही है किसी चीज में, और इंजेक्शंस लगने से क्या होता है, हम लोग जो भी 18 प्लस हो गए भाई इंतजार कर रहे हैं कि हम पे कब लगेगा इंजेक्शन, है कि नहीं। तो एक तरह से इंजेक्शन लगने से होगा क्या, थोड़ा सा बूस्ट आ जाएगा शरीर में, ताकत बढ़ जाएगी, हमारी इम्यूनिटी सिस्टम बढ़ जाएगा, जिससे कि हम उस वायरस से लड़ पाएंगे। जबकि अगर वायरस हमारे अंदर आ जाता है तो वो लीकेजेस का काम कर रहा है हमारे शरीर में, सारी चीजें कमी हो जाएगी। हिमानी जी बार बार कहाँ जा रही है क्लास से। तो देखो भाई, ऐसी आपकी इकोनॉमी में, आपकी इकोनॉमी में कभी इकोनॉमिक बूम की सिचुएशन होती है। बूम का मतलब होता है बच्चों, जब इकोनॉमी में प्रोडक्शन, गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन इंक्रीज हो जाता है, उसे हम कहते हैं इकोनॉमिक बूम की सिचुएशन। और एक होती है इकोनॉमिक स्लो डाउन, जब आपकी इकोनॉमी में प्रोडक्शन कम हो जाता है। तो जल्दी से बच्चे बताएंगे, हमारी इकोनॉमी में अभी इकोनॉमिक बूम चल रहा है या इकोनॉमिक स्लो डाउन चल रहा है। स्लो डाउन से। स्लो डाउन। स्लो डाउन चल रहा है भाई, क्योंकि प्रोडक्शन सारा रुक रखा है। तो इसके पीछे क्या रीजंस है उनको हमें यहाँ पे समझना है। प्रोडक्शन में कौन इकोनॉमिक, मतलब प्रोडक्शन को कौन इंक्रीज करता है और कौन डिक्रीज करता है, ये आपका टॉपिक है। समझ में आ रहा है आपको। देखो भाई, these are the flow variables which accelerates the production process। जो हमारी इकोनॉमी में प्रोडक्शन के प्रोसेस को एक्सलरेट करते हैं उन्हें हम कहते हैं इंजेक्शंस। अब देखो भाई, सबके अगर इंजेक्शन लग जाएगा, सबको वैक्सीन मिल जाएगी, तो लोग डरेंगे क्या कोरोना से? बिल्कुल नहीं। फिर लोग आसानी से अपना अपना काम धंधा शुरू कर देंगे। इकोनॉमी में प्रोडक्शन होगा कि नहीं होगा, ये तो उस इंजेक्शन के टर्म में मैं आपको समझा रहा हूं। लेकिन जब इकोनॉमी में देखो स्लो डाउन आता है, अब इकोनॉमी में कोरोना की वजह से स्लो डाउन चल रहा है, तो इसको कैसे बूस्ट किया जाए। इस बार का जो हमारा बजट आया था, सरकार ने इस बजट में बहुत सारा पैसा इन्वेस्ट किया। क्योंकि देखो भाई, हमारी इकोनॉमी में अगर पैसा इन्वेस्ट होगा, इन्वेस्टमेंट होगी, तो इन्वेस्टमेंट होने की मदद से क्या होगा, ये पैसा प्रोडक्शन एक्टिविटी में यूज होगा, इससे प्रोडक्शन रेज होगा। प्रोडक्शन रेज होने से आपकी इकोनॉमी में एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज होगा, और एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज होने से इनकम इंक्रीज हो जाएगी। तो इकोनॉमी में दोबारा से वही कंडीशन आ जाएगी, वही इकोनॉमिक बूम की सिचुएशन आ जाएगी। तो सरकार को इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। तो इसमें आप एग्जांपल में ये देख सकते हो कि इन्वेस्टमेंट इज एन इंजेक्शन। क्लियर? यस सर, क्लियर। जबकि दूसरी तरफ देखो, लीकेजेस, these are the flow variables which decreases the production process। जो प्रोडक्शन के प्रोसेस को डिक्रीज कर देते हैं उन्हें हम कहते हैं लीकेजेस। क्या कहते हैं इन्हें? लीकेजेस। तो उसका उल्टा ही है, जो प्रोडक्शन के प्रोसेस को बढ़ा रहा है इंजेक्शन, जो घटा रहा है वो लीकेजेस। अब इसमें आप देखो, सरकार इस टाइम पे अगर हमारे ऊपर टैक्सेस इंपोज कर दे बहुत ज्यादा, सरकार ने टैक्स लगा दिए। अब पहली हमारी इनकम इस टाइम पे कम हो रही थी, सरकार ने टैक्स लगा के इनकम और ज्यादा कम कर दी। अब जब इनकम कम होगी तो मैं डिमांड कम करूंगा, डिमांड कम होगी तो प्रोडक्शन कम होगा, प्रोडक्शन कम होगा तो एम्प्लॉयमेंट कम होगा। क्लियर? तो ये सारे फैक्टर्स अगर आप यहां पे लिख दो भाई, टैक्सेस इंक्रीज कर दे जाए तो वो लीकेजेस हैं। क्या है वो? लीकेजेस। क्लियर? देखो, इंजेक्शन से क्या होता है, देखो एज अ रिजल्ट इनकम, एम्प्लॉयमेंट या आप प्रोडक्शन, सारी की सारी जो अपॉर्चुनिटीज हैं वो इंक्रीज हो जाती हैं। आपकी इकोनॉमी में इनकम, एम्प्लॉयमेंट, प्रोडक्शन सब कुछ इंक्रीज हो जाता है इंजेक्शन की मदद से।
लेकिन लीकेजेस की मदद से भैया क्या होता है, ये सारी चीजें डिक्रीज हो जाती हैं। इसका उल्टा ही है। क्लियर? यस सर। अब देखो एग्जांपल में इसमें बता रखा है एक्सपोर्ट। जितना ज्यादा हम बाहर के देशों की कंट्री को एक्सपोर्ट करेंगे उतना हमारा फायदा होगा कि नहीं होगा। जितना हम इन्वेस्टमेंट करेंगे, गवर्नमेंट जितना पैसा खर्च करेगी। अब देखो मैंने आपको एक बात बताई थी कि ये कोरोना काल चल रहा है, ऐसी चीज पहले हमारी इकोनॉमी डाउन चल रही है। अब इकोनॉमी जो डाउन चल रही है तो इस टाइम पे लोग क्या करते हैं कि इस टाइम पे अपनी सेविंग को इंक्रीज कर देते हैं। यार पैसा बचा लेंगे और अगर लॉकडाउन और बढ़ेगा तो उस टाइम पे क्या खाएंगे, तो इसलिए लोग पैसा बचाते हैं। एक सोच सही भी है लोगों की, लेकिन इस टाइम पे लोग इतनी ज्यादा अपनी सेविंग इंक्रीज कर देते हैं कि वो जो कंजप्शन है उसको बहुत ज्यादा कम कर देते हैं। और कंजप्शन कम होने से क्या होता है इकोनॉमी में, प्रोडक्शन नहीं होगा। अब खुद सोचो, कई बच्चे ट्यूशंस नहीं पढ़ रहे हैं, कुछ के पास तो चलो भाई पैसा नहीं है, कुछ इसलिए नहीं पढ़ रहे कि हाँ भाई अभी पैसा बचाएंगे बाद में यूज करेंगे। अब देखो वो कंजप्शन नहीं कर रहे, उससे मैं ट्यूशन नहीं पढ़ा पाऊंगा, प्रोडक्शन नहीं होगा। और जब प्रोडक्शन नहीं होगा तो एक तरह से एम्प्लॉयमेंट नहीं मिल रहा लोगों को, एम्प्लॉयमेंट नहीं मिलेगा, मेरी भी इनकम कम होगी। अब मेरी इनकम कम होगी तो भाई मैं भी तो चीजें आगे कम खरीदूंगा। अब मान लो किसी के फादर की कोई किराने की स्टोर है, अब वो किराने की स्टोर में जो चीज बेच रहा है मैं उस पर कम लेने जाऊंगा, उससे भी उसकी इनकम भी तो डायरेक्टली कम होगी कि नहीं होगी। तो ये एक साइकिल का रूप ले लेता है बहुत बड़ा, जिसे हम कहते हैं डिप्रेशन। तो इस सिचुएशन से बचने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, अपनी डिमांड को इंक्रीज करना पड़ेगा इस समय। ठीक है, जितना ज्यादा हम गुड्स एंड सर्विसेज की डिमांड करेंगे उतना ज्यादा हमारी इकोनॉमी में प्रोडक्शन इंक्रीज होगा। लेकिन हमें यहां से समझना है कि आपकी इकोनॉमी में प्रोडक्शन में स्लो डाउन लाते हैं लीकेजेस और बूस्ट लाते हैं इंजेक्शन। जिस तरह से हमारे शरीर में इंजेक्शन लगने से भैया हमारे अंदर पावर आ जाती है और कोई तबीयत खराब होती है तो वो लीकेजेस का काम करता है। तो यही सिस्टम आपको इकोनॉमी के टर्म में भी समझना है। क्लियर? सबको क्लियर है भाई? सर यस। सर ये जो इनकम है ये मतलब हम इनकम पर पर्सन और टोटल इनकम दोनों को इकट्ठे लेके चल रहे हैं ना? अभी हम सिर्फ इनकम को लेके चल रहे हैं, ठीक है, टोटल इनकम को लेके। और कुछ किसी का कोई डाउट है भाई बच्चों? नहीं, इंजेक्शंस और लीकेजेस आपको समझ आ जाता है। ठीक है भाई, ये है देखो भाई, एक्सप्लेन द सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम इन टू सेक्टर इकोनॉमी। तो भाई ये टू सेक्टर इकोनॉमी और कुछ नहीं है, जो मैंने अभी आपको ये बताया है सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, यही आपका टू सेक्टर है। एक हाउस होल्ड और दूसरा है फर्म। टोटल आपके इकोनॉमी में 4 सेक्टर होते हैं। तो मैं आपको एक बार चारों सेक्टर के बारे में बता देता हूं, यहीं पे बता देता हूं चारों के बारे में। सबसे पहला सेक्टर है आपका हाउस होल्ड, दूसरा सेक्टर आपका फर्म, तीसरा सेक्टर आता है आपका गवर्नमेंट, और चौथा सेक्टर है आपका रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, शेष विश्व। देखो भाई, जब तक हम पढ़ते थे 2012 में मैंने 12वीं करी थी, तो बच्चों उस टाइम पे हमारे बहुत सारे टॉपिक थे ऐसे जो आज के टाइम पे कट चुके हैं। उनमें से एक ये टॉपिक है कि 4 सेक्टर इकोनॉमी हमें पढ़नी पड़ती थी और बहुत मुश्किल होता था ये। आगे सारे टॉपिक्स में 4 सेक्टर इकोनॉमी रहती थी। तो कई सारी चीजें अब तो उन्होंने खत्म कर दी, और इस बार कोरोना की वजह से तो और आपका रिड्यूस हुआ था सिलेबस। तो आप देखते हैं इस साल भी वही सिलेबस चलता है या चेंजेस आते हैं कुछ। ठीक है, कुछ स्कूल्स में बताया आपके कि कौन सा सिलेबस है इस बार? पिछले साल का ही है स्कूल के बारे में? तो हमारे तो डायरेक्ट बुक के अकॉर्डिंग ही करवा रहे हैं, जो जो बुक में आता जा रहे हैं। अच्छा, लेटेस्ट मॉडल। ठीक ठीक ठीक। चलिए भाई, सबसे पहले हमने देखा कि हाउस होल्ड से फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन गए, वो बार बार नहीं बताऊंगा मैं। फर्म से फिर फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज गई। ठीक है, फिर हाउस होल्ड फर्म से यहाँ पे पेमेंट आई, उनकी पैसे मिले उनको, उसके बदले इन्होंने क्या किया, फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर कर दिया। अब हमें समझना है कि यहाँ पे गवर्नमेंट का क्या रोल है और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड का क्या रोल है। क्लियर? इन दोनों का रोल हमें यहाँ पे समझने की जरूरत है। सबसे पहले हम समझेंगे गवर्नमेंट का रोल। देखो भाई, गवर्नमेंट को सबको टैक्स पे करना पड़ता है, चाहे हाउस होल्ड हो चाहे फर्म हो, सबको गवर्नमेंट को टैक्स पे करना पड़ता है। ठीक है, दूसरी चीज, गवर्नमेंट भी फर्म से फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज लेती है। जैसे हम फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज ले रहे हैं, मेरे पे चेयर है तो वो चेयर मैंने ली है, तो वैसे ही चेयर गवर्नमेंट भी
सरकार वो फर्म से लेती है फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। अब जब वो फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज लेगी तो उसके बदले उसको पेमेंट भी करेगी। तो जो जो चीजें हमने हाउस होल्ड और फर्म के बीच में देखी वो दो चीजें यहाँ पे भी है, बस एक चीज ऐड होगी कि सरकार सबसे टैक्स लेती है और सरकार फर्म को टैक्स के बदले कभी कभी सब्सिडी भी प्रोवाइड कर देती है। क्या प्रोवाइड करती है? सब्सिडी। ये आपके सिलेबस में नहीं है बच्चों, सिर्फ नॉलेज के लिए ऐसे समझा रहा हूं आपको। ग्रेजुएशन में ये कहीं आपको पूछेगा कभी जाके, अभी आपको 12th में ये कुछ भी नहीं पूछेगा, ऐसा सिर्फ नॉलेज के लिए बताई जा रही है कि फर्म से जब गवर्नमेंट का इंटरेक्शन होता है तो सरकार सबसे टैक्स लेती है, सरकार फर्म से फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज लेती है, उसके बदले उसको पेमेंट भी करती है और टैक्स के बदले सरकार फर्म को सब्सिडी भी देती है। सेम ऐसे ही हम जो हाउस होल्ड हैं हम भी गवर्नमेंट को टैक्स देते हैं, इसके बदले सरकार हमें भी सब्सिडी देती है। लेकिन ये जो सब्सिडी होती है इसको हम कहते हैं ट्रांसफर इनकम। याद रखना भैया, एक नाम है ट्रांसफर इनकम, यानी ये आपको ट्रांसफर की जाती है। आप एक होती है फैक्टर इनकम, एक होती है ट्रांसफर इनकम। फैक्टर इनकम, जब आप कोई प्रोडक्शन के फैक्टर होते हो उसके बदले आपको कोई इनकम मिलती है तो उसे हम फैक्टर इनकम बोलते हैं। लेकिन यहां पे हम कोई काम नहीं करते सरकार के लिए, सरकार हमें ऐसी दे देती है ये इनकम। फॉर एग्जांपल पेंशन, ओल्ड एज पेंशन दी जाती है, सरकार हाउस होल्ड्स को ओल्ड एज पेंशन देती है, विडो पेंशन देती है। तो ये जो पेंशन सरकार देती है ये क्यों देती है? ये एक तरह से सरकार वेलफेयर के मोटिव से लोगों को प्रोवाइड करती है, जिसे हम कहते हैं ट्रांसफर इनकम। कौन सी इनकम कहते हैं बच्चों? ट्रांसफर इनकम। समझ में आया? यस सर। तो ये रिलेशन है गवर्नमेंट का और हाउस होल्ड से, गवर्नमेंट का फर्म से। एक बीच में कभी कभी इसमें फाइनेंशियल सेक्टर आ जाता है। फाइनेंशियल सेक्टर को हम बोल सकते हैं बेसिकली बैंक। बैंक से क्या रिलेशन होता है हमारा? बैंक में हम अपनी डिपॉजिट करवाते हैं और बैंक से हम कभी लोन भी ले लेते हैं। सेम फर्म भी यही करती है कि अपना पैसा डिपॉजिट यानी सेविंग करवाती है, कहां पे? फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में, और वहां से लोन भी ले लेती है जरूरत पड़ने पे। ठीक है, अब बचा लास्ट हमारा रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के साथ हमारा क्या रिलेशन है? तो रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के साथ बच्चों हमारा कम, फर्म का ज्यादा रिलेशन होता है। फर्म जो है एक्सपोर्ट करती है, गुड्स एंड सर्विसेज को रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड को, और इंपोर्ट करती है गुड्स एंड सर्विसेज को रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से। तो इतना ही रिलेशन है हमारा शेष विश्व के साथ, और कोई रिलेशन यहाँ पे नहीं है। एक्सपोर्ट्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, इंपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। क्लियर? ये रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के साथ हमारा रिलेशन है। तो 4 सेक्टर हो गए आपके, हाउस होल्ड, फर्म, गवर्नमेंट और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। इन चारों सेक्टर्स के बीच में जो इनकम का फ्लो होता है इसे हम कहते हैं 4 सेक्टर इनकम फ्लो। ठीक है, जल्दी से बताओ किसी को कोई डाउट हो तो। सर ओनली 2 सेक्टर आएगा हमारे? क्या चीज? ओनली 2 सेक्टर आएगा? हाँ, क्या आपके सिलेबस में 2 सेक्टर है, हाउस होल्ड और फर्म। ठीक है, बहुत रेयर है ये क्वेश्चन बनता है, लेकिन नॉलेज के लिए आपको पता होना चाहिए आपकी इकोनॉमी में 2 सेक्टर जो सबसे इंपॉर्टेंट है, हाउस होल्ड और फर्म है। ठीक है, होते 4 हैं, कहीं कहीं पे 4 भी पढ़ने पड़ेंगे आगे जाके, लेकिन मतलब आते नहीं है सिलेबस में, लेकिन थोड़ा बहुत नॉलेज के लिए वो दे देता है कहीं ना कहीं पे आपको टॉपिक। ओके सर। सबको समझ आता है भैया? ये इनकम का सर्कुलर फ्लो हो गया है। ठीक है भाई, ये आपका चैप्टर की फर्स्ट, मतलब 4 चैप्टर है वैसे, ये नेशनल इनकम के 4 चैप्टर है। तो चैप्टर 1 में तो कुछ है नहीं, चैप्टर 2 में आपको ये सारी चीजें बताई जाती हैं। ठीक है, और इसका ही एक छोटा सा पार्ट हमारा रह चुका है तो उसको भी हम कवर कर लेते हैं। यहाँ पे 2 टॉपिक रह चुके हैं हमारे इसके छोटे छोटे से, तो हमारे पास 16 मिनट है, तो इन 16 मिनट में ये कवर हो जाएंगे, जिससे हमारा पहला पार्ट जो खत्म हो जाएगा थ्योरी का। ये बुक से है, नोट्स में नहीं था। ठीक है भाई, इन्वेस्टमेंट, तो जरा समझेंगे इन्वेस्टमेंट क्या है। देखो भाई, इन्वेस्टमेंट सिंपली क्या है कि आपकी इकोनॉमी में जो आपके पास कैपिटल है, कैपिटल इन द सेंस जो आपने भी जमा पूंजी कर रखी है। फॉर एग्जांपल आपके पास जो एसेट्स हैं या मनी है, मान लो मेरे पास 20 शेयर है, ये मेरी एसेट्स है, कैपिटल है ये मेरी। इसी 20 शेयर को मैंने इंक्रीज कर दिया, मैंने 20 शेयर और ऐड कर दी इसमें, तो मेरे पास टोटल 40 शेयर्स हो गई।
तो एक तरह से हम बोल सकते हैं मैंने कैपिटल अपनी फॉर्म करी। तो इन्वेस्टमेंट को एक और नाम दिया जाता है कैपिटल फॉर्मेशन, यानी जो हमारा कैपिटल स्टॉक है उसमें एडिशन को हम इन्वेस्टमेंट कहते हैं। मेरे पास 20 शेयर का स्टॉक था, मैंने इसमें 20 शेयर और ऐड करी, ये एडिशन इन द स्टॉक हुआ और टोटल शेयर होगी मेरे पास 40, इसे ही हम इन्वेस्टमेंट बोलेंगे। क्लियर, समझ में आया सबको? इन्वेस्टमेंट बोलो या कैपिटल फॉर्मेशन बोलो, दोनों एक ही नाम है, कोई सा भी नाम आ जाएगा, कैपिटल फॉर्मेशन या इन्वेस्टमेंट। रेफर्स टू एडिशन टू द कैपिटल स्टॉक ऑफ एन इकोनॉमी। एक इकोनॉमी में आपके पास जो भी कैपिटल स्टॉक है किसी भी चीज का, मैंने 20 शेयर का एग्जांपल लिया, आपने बोला मेरे पास 2 मशीन है, मेरे पास 2 मशीन है, आपने एक मशीन और ऐड कर दी, तो आपने अपने स्टॉक में एडिशन किया, इसे ही हम कहते हैं कैपिटल फॉर्मेशन या इन्वेस्टमेंट। क्लियर, समझ में आया? इन्वेस्टमेंट की डेफिनेशन आ जाती है भाई, बहुत बार 1 नंबर में इन्वेस्टमेंट की डेफिनेशन पूछ लेगा। क्लियर है भाई सबको? यस सर, क्लियर है। एडिशन इन स्टॉक इज नोन एज इन्वेस्टमेंट। ठीक है भाई, कैपिटल स्टॉक में एडिशन को हम कहते हैं इन्वेस्टमेंट। अब देखो कहता है इसके 2 फॉर्म होते हैं, 2 टाइप्स हम इसको इन्वेस्टमेंट को समझते हैं। एक है हमारा ग्रॉस इन्वेस्टमेंट और एक है हमारा नेट इन्वेस्टमेंट। तो जरा ध्यान से समझना बच्चों, क्या है ग्रॉस इन्वेस्टमेंट और क्या है नेट इन्वेस्टमेंट। देखो भाई, मैंने अपनी इकोनॉमी में मान लो एक इन्वेस्टमेंट करी, मैंने इन्वेस्टमेंट के तौर पे मान लो पढ़ाने के लिए एक लैपटॉप खरीदा, ये मेरी इन्वेस्टमेंट होगी। मान लो मैंने 30,000 का एक लैपटॉप खरीदा, 30,000 रुपए का एक लैपटॉप खरीदा, ये मेरी इन्वेस्टमेंट होगी, जिससे हमने कहा भैया ये मेरी अभी इन्वेस्टमेंट है नेट इन्वेस्टमेंट। कौन सी इन्वेस्टमेंट है बच्चों? ये मेरी नेट इन्वेस्टमेंट। लेकिन जब मैंने इसका यूज किया तो इस यूज करने के दौरान इसकी वैल्यू में कमी आई। भाई लैपटॉप यूज कर रहा हूं, कभी इसका क्या बोलते हैं बैटरी खराब हो गई, कभी इसकी विंडो उड़ गई, तो उसमें मैंने अलग से इसमें 10,000 रुपए और खर्च कर दिए, ये मेरा डेप्रिसिएशन है। यानी जब हम कोई चीज यूज करते हैं, अब ये कॉन्सेप्ट आएगा पूरा डेप्रिसिएशन का। डेप्रिसिएशन का मतलब होता है कि ओवर अ पीरियड टाइम में जब आप चीजों को यूज करते हो तो उसकी वैल्यू डिक्रीज होती है। क्या होती है? वैल्यू डिक्रीज, इसे हम कहते हैं डेप्रिसिएशन। क्या कहते हैं बच्चों? डेप्रिसिएशन। क्लियर? तो देखो मैंने 30,000 का लैपटॉप खरीदा, 10,000 रुपए इसमें और लगा दिए, इन दोनों को मिलाकर के मेरी एक्चुअल में इन्वेस्टमेंट कितनी होगी? 40,000 रुपए। ये मेरी कौन सी इन्वेस्टमेंट कहलाएगी? ग्रॉस इन्वेस्टमेंट। जब मैं नया लैपटॉप लाया तो वो इन्वेस्टमेंट तो थी मेरी नेट इन्वेस्टमेंट, लेकिन जब उसमें ऐड किया मैंने डेप्रिसिएशन, कि जितना मेरे उसमें वैल्यू कम हुई थी उतनी वैल्यू मैंने उसमें दोबारा ऐड करी, तब जाके वो लैपटॉप चला, तो वो मेरी इन्वेस्टमेंट होगी। एक्चुअल में जो इन्वेस्टमेंट हुई अब वो ग्रॉस इन्वेस्टमेंट हुई। समझ में आया? क्लियर? किसी भी बच्चों को अगर समझ नहीं आया तो भाई वो माइक खोल के पूछ सकता है कि भैया एक बार दोबारा समझा दो। मैं दोबारा समझा दूं। ठीक है जी, ध्यान से समझो हर्षित जी। हर्षित जी, आपने कभी कोई चीज खरीदी है? अभी कंप्यूटर खरीदा आपने? सर मोबाइल खरीदी है। ओके जी, बहुत महंगी चीज खरीदी है आपने, तो मोबाइल फोन जो सबसे जरूरी है आज के टाइम में बच्चों के पास। तो भाई मोबाइल फोन हर्षित जी आपका कितने का है ये? 10,000। वेरी गुड जी। मतलब जब मैं 12वीं में था तो भैया मेरे को तो कौन सा मिलता था, लावा ऐसे सोनी इरेक्शन के ऐसे फोन मिलते थे पर पुराने जमाने में। तो आप 10,000 का फोन लेके बैठे हुए हैं भाई साहब। ठीक है, 10,000 का फोन लिया आपने, मान लो आपका फोन का जैक खराब हो जाए। अब जैक खराब हुआ, आपने इन्वेस्टमेंट करी है 10,000 रुपए भी, जैक खराब हुआ तो आपने इस पे 500 रुपए और खर्च कर दिए भाई, जैक वैक में सारी चीज आपकी प्रॉब्लम सॉल्व। आप दोबारा फोन को दोबारा से फुल यूज कर रहे हो। आपने फोन खरीदा था 10,000 का, लेकिन अब वो आपको पड़ गया 10,500 रुपए का। ये जो आपकी इन्वेस्टमेंट है, ये आपकी इन्वेस्टमेंट हुई डेप्रिसिएशन की वजह से। यानी ओवर अ टाइम पीरियड में जब हम गुड्स एंड सर्विसेज को यूज करते हैं तो ऐसे में उसकी वैल्यू में क्या आती है? कमी आती है। गुड्स को, बेसिकली सर्विस तो नहीं, लेकिन गुड्स को जब हम यूज करते हैं तो उसकी वैल्यू में कमी आती है, उसे हम कहते हैं डेप्रिसिएशन। तो जब हमें उसको रिपेयर करेंगे, जो भी पैसा खर्च करेंगे, तो जो हमने एडिशनल पैसा खर्च किया
ये हमारा इंक्लूड होता है हमारी इन्वेस्टमेंट में, और इन दोनों को जब हम जोड़ देते हैं तो वो हमारी कौन सी इन्वेस्टमेंट बन जाती है? ग्रॉस इन्वेस्टमेंट। अब आया समझ में या नहीं? जल्दी बताइए। हाँ भैया। किसी बच्चे को ना आया हो तो भाई पूछ सकता है वो, मेरा प्यारा बच्चा, जल्दी से बताओ भाई। चलो भाई, सबको समझ आ गया उम्मीद करते हैं। ग्रॉस इन्वेस्टमेंट इज एडिशन टू द स्टॉक। देखो भाई, आपने एक फोन लिया, ये आपकी स्टॉक में एडिशन आ गया, आपके पास अभी तक फोन नहीं था, एक एडिशन स्टॉक हुआ ऑफ कैपिटल बिफोर मेकिंग अलाउंसेस फॉर डेप्रिसिएशन। देखो भाई, आपने जो उसमें आ गया, सुहानी जी को भी आ गया भाई, इसमें आपने क्या अलाउ किया? इसमें डेप्रिसिएशन को। ठीक है भाई, तो कैप ग्रॉस इन्वेस्टमेंट ये है आपका, जबकि इसके अगेंस्ट आपको पढ़ना है नेट इन्वेस्टमेंट। द एक्चुअल एडिशन मेड टू द कैपिटल स्टॉक ऑफ एन इकोनॉमी इन अ गिवन पीरियड इज टर्म्ड एज नेट इन्वेस्टमेंट। मतलब जो आपने एक्चुअल में एक तरह से इन्वेस्टमेंट करी, मान लो आपने एक फोन लिया, वो खराब ही हो गया, अब आप उसकी जगह एक नया फोन ले आए, एक नई चीज ऐड कर दी, ये एडिशन इन स्टॉक है। आपने जो एग्जिस्टिंग वन था उसमें चेंजेस नहीं किए, आप एक नई चीज ले आए बिल्कुल, तो ये तो चीज खत्म होगी, ये गई। आपने जो अब इन्वेस्टमेंट किया, आपने 10,000 का नया फोन लिया है, ये आपकी नई चीज ऐड हो गई। पिछली बारी में आपके पास कोई नई चीज ऐड नहीं हुई थी, सेम चीज थी, बस उसी को ही आप ठीक कर रहे थे, तो उसमें जो एक्स्ट्रा पैसा खर्च किया आपने, वो आपको एक्स्ट्रा जो खर्च हुआ उसे हम कहते हैं डेप्रिसिएशन। उसकी वजह से जो आपकी इन्वेस्टमेंट थी वो बन गई ग्रॉस इन्वेस्टमेंट। लेकिन आपका फोन खराब हुआ, आपने ठीक नहीं करवाया, आप नया फोन ले आए, पुराना वाला फेंक दिया, ये आपकी एक नई एडिशन होगी स्टॉक में, तो इसे हम कहते हैं नेट इन्वेस्टमेंट। स्टार्टिंग में जब आप यहां पे भी एक नया फोन लाए थे, वो भी आपकी नेट इन्वेस्टमेंट थी, लेकिन जैसे आपने उसमें डेप्रिसिएशन लगा दिया, वो आपकी कौन सी इन्वेस्टमेंट होगी? अब ग्रॉस इन्वेस्टमेंट। समझ में आ रहा है बच्चों आपको? जब आप कोई नई चीज खरीदते हो तो वो आपकी नेट इन्वेस्टमेंट है, लेकिन जब वो खराब होती है, आप उसमें और पैसा लगाते हो, तो उसमें जो डेप्रिसिएशन ऐड होता है उसकी वजह से वो नेट इन्वेस्टमेंट कन्वर्ट हो जाती है ग्रॉस इन्वेस्टमेंट में। जिस बच्चे को समझ नहीं आया एक बार पूछ लीजिए जल्दी से, जल्दी से पूछिए भाई। तो यस, अगर हम कुछ रिप्लेस करेंगे इसका मतलब वो नेट इन्वेस्टमेंट है। भाई आप उसकी जगह कोई दूसरी चीज ले आओ तो वो नेट इन्वेस्टमेंट है, लेकिन जो एग्जिस्टिंग वन है उसी में ही आप पैसा खर्च कर रहे हो, तो वो आपकी ग्रॉस इन्वेस्टमेंट में काउंट होगा फिर, क्योंकि आप उसमें डेप्रिसिएशन लगा रहे हो। ओके सर। देखो भाई, यहां से फॉर्मूला बन चुका है। अब अगर आपको नेट वैल्यू निकालनी है, नेट इन्वेस्टमेंट निकालना है, तो आपने देखो 10,000 का फोन लिया था, कितने का फोन लिया था? ये आपका 10,000 का फोन नेट इन्वेस्टमेंट थी, इसमें प्लस आपने ऐड किया 500 रुपए, तो ये दोनों मिलाकर के आपका क्या बन गया? ग्रॉस इन्वेस्टमेंट। ये बन गया आपका क्या? ग्रॉस इन्वेस्टमेंट। तो ये फोन हो गया था कितने का? 10,500 का। लेकिन मैंने नेट कितना इन्वेस्ट किया था एक्चुअल में? वो किया था बच्चों, मैं अगर इसमें से डेप्रिसिएशन हटा दूं तो डेप्रिसिएशन कितना था? 500 रुपए। तो अगर 10,500 में से 500 हटाएंगे तो हमारी नेट वैल्यू पता चल जाएगी, वो है 10,000 रुपए। जब आप स्टार्टिंग में कोई भी चीज खरीदते हो तो वो आपकी नेट इन्वेस्टमेंट होती है, लेकिन जब ओवर अ टाइम उसको यूज करते हो और उसकी वैल्यू में जो कमी आती है उसको हम कहते हैं डेप्रिसिएशन। तो नेट निकालने के लिए क्या करना है? ग्रॉस इन्वेस्टमेंट में से डेप्रिसिएशन को माइनस करना है, यहां से आपका नेट इन्वेस्टमेंट आ जाएगा। सेम ऐसी अगर आपको ग्रॉस इन्वेस्टमेंट निकालना हो तो आपको क्या करना है? जो आपकी नेट इन्वेस्टमेंट थी, आपने 10,000 रुपए लगाए थे, उसमें आपको ऐड करना पड़ेगा डेप्रिसिएशन। कोई दिक्कत? समझ में आता है भाई सबको? एक बार हम दिखा दीजिए भैया सब अपने अपने। सर यस सर, ये आपने जैसे बताया था कि डेप्रिसिएशन में रिपेयर वगैरह इंक्लूड होएंगे, हाँ। तो जो हम डेप्रिसिएशन रिजर्व फंड निकालते हैं जो अकाउंट्स में आता है, वो भी इसी में ही आएगा क्या? हाँ, इंक्लूड अगला होगा? अगला टॉपिक है वो, नेक्स्ट टॉपिक, जब हम डेप्रिसिएशन को और ज्यादा डिटेल से पढ़ेंगे। अब अगला टॉपिक हमारा डेप्रिसिएशन ही है, ठीक है? ठीक है सर। देखो भाई, टॉपिक है आपका डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन को हम बोलते हैं कंजप्शन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल। एक और नाम है डेप्रिसिएशन का, याद रखिएगा, डेप्रिसिएशन का नाम कंजप्शन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल। यानी जो आपकी फिक्स्ड कैपिटल है उसको आप जब कंज्यूम करते हो तो उसकी वैल्यू में जो कमी आती है उसे हम कहते हैं
कंजप्शन ऑफ फिक्स कैपिटल या डेप्रिसिएशन। तो देखो भाई डेफिनेशन क्या है, डेप्रिसिएशन रेफर्स टू फॉल इन द वैल्यू ऑफ फिक्स एसेट ड्यू टू नॉर्मल वियर एंड टीयर, पैसेज ऑफ टाइम और एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस, चेंज इन टेक्नोलॉजी। ध्यान से समझना, कुछ चीज टूट फूट जाती है, जैसे मैंने बोला उस भाई का फोन का जैक टूट गया। दूसरी चीज पैसेज ऑफ टाइम, टाइम के साथ वैल्यू अपने आप कम हो जाती है। तीसरी चीज एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस, मतलब चेंज इन टेक्नोलॉजी। मैंने एक फोन लिया था वीवो का पहले किसी टाइम पे, वीवो V5, तो आज वीवो 12 भी आता है शायद, है ना। अब मैं वीवो V5 और वीवो V12 का कंपेयर करूं तो भाई मेरा फोन तो बहुत कम कीमत में मिलेगा। फिर मैंने आईफोन XR लिया, फिर उसकी जगह आगे आज के टाइम पे 12, तो अब मेरे XR की वैल्यू तो कुछ भी नहीं रही। तो धीरे धीरे पैसेज ऑफ टाइम के साथ वैल्यू क्या हो जाती है, कम हो जाती है। ठीक है भैया, ठीक, थक गए, छोड़ दो अब। हिमानी जी ये टॉपिक कंप्लीट कर ले थोड़ा सा, या छोड़ दें? वैसे टाइम तो हो गया भैया, 8 बज गया, क्लास है शायद मैथ्स वाले बच्चों की, है ना भाई। तो चलो भाई, ये डेप्रिसिएशन वाला कॉन्सेप्ट मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बता दूंगा, छोटा सा कॉन्सेप्ट है। ठीक है, इसके बाद हम नया चैप्टर भी स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो नेक्स्ट क्लास की टाइमिंग अभी ग्रुप में हम टाइम डिस्कस कर लेंगे थोड़ा सा। ठीक है, तो आज की हम सेवा समाप्त करते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद आप सभी का, टाटा बाय बाय। ये रिकॉर्डिंग मैं आपको ग्रुप में सेंड कर दूंगा। ठीक है भाई, बाय बाय।